ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 17 दिसंबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मजीद मुमालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस का कहना है कि दवा के असर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि नवीद अकरम से बाकायदा पूछ-गुछ शुरू की जा सके। Constable Scott Dyson underwent further surgery this morning. He remains in a critical and stable condition. Our thoughts and all of our prayers are with him and his family. तालिबान क़यादत में इख्तलाफात की खबरों के बीच हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का हुकाम को ला हासिल उमूर से गुरेज का इंतबाह। د ایمان د قوت په وړاندې شکست خوړلی داسې تاریخي ورځې زموږ راتلونکو نسلونو ته دا پیغام ورکوي सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत में एक साल में 73 अरब डॉलर का इजाफा। जानिए 2025 में दुनिया के 10 अमीर तरीन खानदान कौन हैं। इमरान खान को सजाए मौत के कैदियों वाली कोठरी में रखा गया है। गंदा पानी दिया जाता है। इमरान खान के बेटों का दावा। The conditions are awful. They're not bad. They're awful. It's it's been described as a death cell. The cell that he's in because I think inmates who पीटीआई का अडियाला जेल के बाहर धरने के शुरा पर बदतरीन हुकूमती तशद्दुद का इल्जाम। पाँच घंटे मोबाइल बंद, सरकारी गाड़ी में खून। जानिए लाहौर पुलिस ने डीएसपी को दोहरे कत्ल में कैसे बेनकाब किया। हमारे पास इतनी इरिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुकी है कि उसमें अब उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। ये डबल मर्डर का केस है। इसमें हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मौजूद है। हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है। लाखों में तनख्वाह, पुरकशिश मुलाजमत और महंगा शौक। सुनिए पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट कैसे बना जा सकता है। Here we are training cabin crew. Not only flight stewards and air hostesses are being trained. Here we are also training captains and pilots. We are giving them their safety training. जानिए तैमूर लंग के बारे में, जिसके सिपाहियों ने दिल्ली में सरों का मीनार बना दिया। वो एक बेरहम कातिल और बदनाम ज़माना फाते था। उसने लाखों इंसानों को कत्ल करके इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। ये भी जानिए 1971 में ढाका से जंगी कैदी बनने की बजाय फरार इख्तियार करने वाले पाकिस्तानी फौजी कौन थे। इसके अलावा दीगर खबरें और मौज़ूआत भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मजीद मुमालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वाले अफराद के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। वाइट हाउस का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद अमेरिका की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है और ये पाबंदियाँ 1 जनवरी से नाफिज होंगी। बर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, जनूबी सूडान और शाम के लोगों के साथ साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा पासपोर्ट के हामिल अफराद के अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। ट्रंप इंतज़ामिया ने लाओस और सीरा लियोन को भी मुकम्मल पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इससे कबल इन दोनों मुल्कों पर जुज़वी पाबंदी आयद थी। इसके अलावा नाइजीरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे समेत 15 दीगर मुमालिक पर जुज़वी पाबंदियां लगाई गई हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि बैरून मुल्क स्क्रीनिंग और जांच के निज़ाम में नाकामियों के बाइस सफरी पाबंदियों में तोसी की ज़रूरत है। इन मुमालिक की फहरिस्त जिनके शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है अफ़गानिस्तान, बर्मा, चाड, ईरान, लाओस, लीबिया, माली, नाइजीरिया, जमहूरिया कांगो, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा सफरी दस्तावेज़ात हैं उनके भी अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके अलावा कई ममालिक पर जुज़वी पाबंदी भी लगाई गई है। तुर्कमानिस्तान के तारकीन वतन के लिए भी पाबंदियां बरकरार हैं, लेकिन गैर तारकीन वतन के वीज़ों के लिए पाबंदी हटा दी गई है।
न्यू साउथ वेल्स पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि पुलिस सिडनी के बुंडाई पर फायरिंग करने वाले मुलजिम से बाज़ाब्ता तौर पर पूछ-गुछ करने के लिए उनको दी गई दवा का असर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। उनका कहना था कि इंसाफ का तकाजा है कि नवीद अकरम को पता होना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मंगल की दोपहर इतला दी थी कि नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गए हैं। 3 रोज़ कबल सिडनी के मशहूर बुंडाई साहिल पर मुनक्कद होने वाली यहूदियों की तकरीब पर दहशतगर्दाना हमले के बाद हमला आवरों की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और उनके 24 साला बेटे नवीद अकरम के नाम से हुई थी। नवीद के वालिद 50 साला साजिद अकरम गोली लगने से मौके पर ही हलाक हो गए थे। We will support him. We will find appropriate duties for him depending on the nature of that injury and his capacity. His family wanted to say thank you to the many members of the community who have provided messages of support to them and the overwhelming support of the Bloor family. Constable Scott Dyson underwent further surgery this morning. He remains in a critical and stable condition. Our thoughts and all of our prayers are with he and his family. अफ़गान तालिबान के सरबराह और रहबर आला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने तालिबान क़यादत के अंदर इख्तलाफात से मुतल्लक़ गर्दिश करती ख़बरों के पस मंज़र में हुक्काम को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी और लाहासिल मामलात में उलझने से गुरेज करें और बाहमी ताउन के साथ काम करें। ये बयान तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने ये बात कंधार में एक सेमिनार के दौरान कही, जिसमें वजारत दाखिला, शोहदा व माजूर अफराद, मेहनत व समाजी उमूर के हुकाम के अलावा सरकारी मदारिस और यतीम खानों से वाबस्ता ओहदेदारों ने भी शिरकत की। एलामिया के मुताबिक हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने कहा कि हर जिम्मेदार को अपने इख्तियारात और फ़राइज़ का इदराक होना चाहिए, आपस के झगड़ों से बचना चाहिए और फैसलों में शरीयत को तरजीह दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि गफलत और गैर ज़रूरी उमूर में वक्त ज़ाया ना किया जाए। तालिबान नायब तर्जुमान के मुताबिक सेमिनार में शरीक उलमा और हुकाम ने एक बार फिर अमीरुल मोमिनीन के साथ बेअत की तजदीद की और शरीयत पर मबनी निज़ाम की हिमायत जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद रोज़ कबल अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के एक खिताब को मुबस्सरीन ने तालिबान क़यादत पर बिलवास्ता तनकीद करार दिया था। इस खिताब में सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि जो हुकूमत अवाम को खौफ ज़दा करने लगे वो हुकूमत नहीं रहती। याद रहे कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान अफ़गान तज्ज़ियाकारों और बैनुल अक़वामी मीडिया में तालिबान के अंदर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के धड़े और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान इख्तलाफात और ताकत की कशमकश की रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। ताहम तालिबान हुकाम इन खबरों को अफवाहें करार देते रहे हैं। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों में वाल्टन ख़ानदान यानी वॉलमार्ट सबसे आगे है, जिसके असासे 513 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान आले सऊद की दौलत में भी नुमाया इजाफा हुआ और ये अब तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां इसके असासे 213 अरब डॉलर हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये 140 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर था। आले सऊद और दीगर अरब ख़ानदानों की दौलत का बड़ा हिस्सा तेल और सनत से वाबस्ता है। दुनिया के 10 अमीर तरीन ख़ानदानों में 3 अरब ख़ानदान शामिल हैं, जिनकी दौलत का बड़ा हिस्सा तेल और सनत से वाबस्ता है। दीगर नुमाया ख़ानदानों में अल निहान मुत्तहिदा अरब अमारात, अल सानी कतर, एगामेज़ फ्रांस, कूक, मार्स, अंबानी, वर्थिमियर और थॉमसन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 5 में से 3 ख़ानदान अरब दुनिया के हैं और दौलत में इजाफा और कारोबारी हिकमत अमली उनके अमीर होने की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और PTI के बानी इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने दावा किया है कि उनके वालिद को जेल में इंतहाई गैर इंसानी हालात में रखा गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कासिम खान का कहना था कि इमरान खान को पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, खाने का मयार ख़राब है और उन्हें अपने ज़ाती मुआलिज तक रसाई भी हासिल नहीं। सुलेमान खान के मुताबिक इमरान खान को उस कोठरी में रखा गया है जो आमतौर पर सज़ाए मौत के कैदियों के लिए मखसूस होती है, जहां दिन की रोशनी महदूद और अक्सर बिजली भी बंद कर दी जाती है। The conditions are awful. They're not bad. They're awful. It's it's been described as a death cell, the cell that he's in, because I think inmates who have been put on death row have been put in these small cells before with barely any light. Sometimes the electricity's been cut off.
dirty water, as Carson was saying, and completely substandard conditions that don't meet international law for any sort of prisoner. याद रहे कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की तशद्दुद से मुतल्लक़ ख़ुसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स ने भी बयान दिया था कि अडियाला जेल मुंतकली के बाद इमरान खान को मुबैना तौर पर तवील कैद तन्हाई में रखा गया, जो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन के खिलाफ है। दूसरी जानब पाकिस्तानी हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती आई है और उसका मौक़िफ़ है कि इमरान खान को जेल में दीगर कैदियों के मुकाबले में ज़्यादा सहूलतें फराम की जा रही हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्स पर जारी एक बयान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात में रुकावट डालने और अडियाला जेल के बाहर पेश आने वाले बदतरीन हुकूमती बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की है। PTI का कहना है कि ये वाक़यात महज इंतज़ामी नाकामी नहीं बल्कि आइन, कानून और अदलिया के मुँह पर तमाचा हैं। बयान में दावा किया गया है कि इमरान खान की बहनों अलामा राजा नासिर अब्बास, दीगर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और पुरअमन धरना मुजाहिरीन पर पंजाब पुलिस ने हुकूमती इमा पर जुल्म की तमाम सरहदें पार करते हुए केमिकल मिले हुए वाटर कैनन से हमला किया और मुतअद्दिद कारकुनों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी में पुलिस ने रात के अडियाला रोड पर इमरान खान की बहनों और PTI के कारकुनान की जानिब से इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात ना करवाए जाने के खिलाफ दिया गया धरना ख़त्म करवा दिया था। आएंगे, बार बार इमरान खान के लिए खड़े होंगे, बार बार आप निकालें गाड़ी के मुकामी पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज के साथ साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी जद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनें भी आईं। पुलिस का कहना है कि 15 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया है। अडियाला जेल में 2 साल से कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ताज़ा वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो जेल में वर्जिश करते हुए दिखाए गए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस तस्वीर को असली करार दिया। इस वायरल तस्वीर की हकीकत क्या है, जानिए असद सुहेब की इस रिपोर्ट में। क्या आपने सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर देखी है? इस तस्वीर में बज़ाहिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल में पुशअप्स लगाते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर से मुतल्लिक इमरान खान की बहन अलीमा खान का भी कहना है कि शायद ये तस्वीर असली लगती है, लेकिन मस्नूई ज़हानत के एक टूल के मुताबिक ये तस्वीर असली नहीं है। इसके लिए हमने गूगल के डीप माइंड की मदद ली, जिसके फीचर सिंथ आईडी ने हमें बताया कि यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है। दरअसल गूगल की AI टूल से बनाई गई तस्वीर में इंसानी आंख से पोशीदा एक वाटर मार्क लगा होता है, जो सिर्फ ये AI टूल ही पढ़ सकता है। जब सिंथ आईडी पर हमने इस तस्वीर को अपलोड किया तो इसने हमें फौरन बता दिया कि इस पर वाटर मार्क लगा हुआ है और ये AI की मदद से बनाई गई है। वाटर मार्क्स आमतौर पर लोगो या टेक्स्ट होते हैं जो किसी तस्वीर की मलकियत को जाहिर करते हैं ताकि कोई बगैर इजाजत उस तस्वीर को इस्तेमाल ना कर सके। कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के प्रोग्राम आई वेरीफाई ने भी इस तस्वीर का जायजा लिया है। उनके मुताबिक इस तस्वीर में मुख्तलिफ तजादात सामने आए हैं। जो पुलिस एहलकार करीब खड़े थे, उनकी वर्दी पर उनके नेम टैग पर नाम गैर वाज़े और अल्फाज बेमानी हैं, जो इस बात का इशारा है कि ये AI की मदद से बनाई गई है। उसके अलावा तस्वीर के एक और वर्जन में पुलिस एहलकार जो वर्दी पहने हुए हैं उस पर रिवायती पुलिस वर्दियों की तरह कोई जेब नहीं है, जबकि इमरान खान ने जो ट्राउजर पहन रखा है उसके ब्रांड का नाम भी धुंधला है। अब इस सवाल पर आते हैं कि तस्वीर सोशल मीडिया पर आई कहां से। BBC की तहकीक में पता चलता है कि सबसे पहले ये तस्वीर 8 दिसंबर को इंसाफ लॉयर्स फोरम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गई। अब आप बताएं कि आपके ख्याल में ये तस्वीर असली है या जाली? पाकिस्तान के सूबे लाहौर के दारुल हुकूमत लाहौर की पुलिस ने एक गैर मामूली तफ्तीश के बाद अपनी अहलिया और कमसिन बेटी के कत्ल में मुलविस हाजिर सर्विस DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। केस का रुख उस वक्त बदला जब कॉल डेटा रिकॉर्ड के तज्जिए में इंकशाफ हुआ कि वाक़े से 2 दिन कबल 25 सितंबर की रात DSP का मोबाइल फ़ोन 5 घंटे तक बंद रहा, जो एक हाजिर सर्विस अफसर के लिए मशकूक बात थी। मज़ीद तफ्तीश में DSP के घर
और सरकारी गाड़ी का फॉरेंसिक मुआयना किया गया, जहां गाड़ी की सीटों के फॉर्म से खून के धब्बे मिले जो DNA टेस्ट में मकतूला अहलिया और बेटी से मैच कर गए। बाद अज़ा मुलजिम की निशानदही पर दोनों लाशें मुख्तलिफ अजला से बरामद हुई जो पहले नामालूम लाशों के तौर पर दफन की जा चुकी थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर सरकारी गाड़ी में फायरिंग करके अहलिया और बेटी को कत्ल किया और शवाहिद छुपाने की कोशिश की। पुलिस लाइंस लाहौर में SSP नवीद अहमद, SP राहिला इकबाल, SP डॉक्टर अयाज और SP राना जाहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिशान रजा ने बताया कि DSP उस्मान हैदर ने अहलिया और बेटी दोनों की गुमशुदगी का मुकदमा अगवा की दफात के तहत दर्ज करवाया था। अगवा के मुकदमा की तफ्तीश के दौरान अहलिया पर मुलजिम DSP के तशद्दुद का इंकशाफ हुआ। इस पर जियो फेंसिंग और मोबाइल नंबर्स की ट्रैकिंग की गई। टेक्निकल शवाहिद और मुलजिम की नकल हरकत चेक की गई तो सरकारी गाड़ी से खून के नमूने मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पास इतनी इरिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुकी है कि उसमें अब उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। ये डबल मर्डर का केस है, इसमें हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मौजूद है, हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है। दिशान रजा ने बताया गाड़ी की फ्रंट सीट से मिलने वाले खून के नमूने मकतूला से, जबकि पिछली सीट से मिलने वाले खून के नमूने उसकी बेटी से मैच कर गए हैं। सामीन, अक्सर जब हम कम उम्र अफराद से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है कि वो पायलट बनने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि ये एक पुरकशिश मुलाजमत है, अच्छा लिबास, इज्जत और जहाज उड़ाने का मौका। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट बनना कितना आसान है और किसी बड़ी एयरलाइन में बतौर पायलट मुलाजमत कैसे इख्तियार की जा सकती है। पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट बनने का सफ़र लंबा है और इसके लिए आपको मुतादिद लाइसेंसेस दरकार होते हैं। सबसे पहले फ्लाइंग क्लब में दाखिला लेना पड़ता है, फिर प्राइवेट पायलट लाइसेंस के बाद इंस्ट्रूमेंट रेटिंग और कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करना होता है। तरबियत के दौरान अखराजात 29 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं, जिसमें मेडिकल इम्तहानात और फ्लाइंग शामिल है। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस सबसे कीमती लाइसेंस है जो बड़े जहाज उड़ाने की तरबियत और मुतादिद इम्तहानात के बाद मिलता है। पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट्स के मौके महदूद हैं और निजी एयरलाइंस ज़्यादातर तजर्बाकार या रिटायर्ड फ़िज़ाइया पायलट्स को तरजीह देती है। तहम माहाना तनख्वाह काफ़ी पुरकशिश है। कप्तान 20 से 30 लाख और फर्स्ट ऑफिसर 15 से 20 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। ये शोबा महंगा और मुश्किल है, लेकिन तजर्बाकार पायलट्स के लिए अभी भी अच्छी कमाई और इज्जत का मौका मौजूद है। सामीन, 17 दिसंबर 1398 यानी आज के दिन तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला करके उसे फतह किया। समरकंद से निकलने वाली 90,000 नफरी फौज ने हिंदोकश की पहाड़ियों, दरियाओं और सहराओं से गुजरते हुए दिल्ली तक का मुश्किल रास्ता तय किया। तैमूर ने दिल्ली पहुंचने से पहले 1 लाख कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया और अपनी फौज को शहर के दिफाई हाथियों से निमटने की हिकमत अमली सिखाई। जंग के दौरान तैमूर खुद भी मैदान में कूद पड़ा और अपने सिपाहियों के साथ दिल्ली के फौजियों को शिकस्त दी। उस वक्त दिल्ली की हालत अच्छी नहीं थी। सन 1338 में फिरोज शाह तगलक की वफात के बाद पूरा हिंदुस्तान बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में तकसीम हो गया था। मशहूर मौरख सर जॉर्ज डंबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के बाद 10 साल के अंदर दिल्ली पर यके बाद दीगरे 5 बादशाहों, उनके पोते और उनके छोटे बेटे की हुकूमत रही। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बैरूनी हमला आवर को हमले की दावत दे रही थी। फतेह के बाद तैमूर के सिपाहियों ने दिल्ली में लूटमार की और कत्ले आम किया, जिसमें हजारों शहरी हलाक हुए और उनके सरों के मीनार बनाए गए। ताहम तैमूर ने शहर में ज़्यादा वक्त ना गुजारा और ख़जाना, दस्तकारों और क़यादियों को लेकर वापस समरकंद रवाना हुआ। मौरखीन के मुताबिक दिल्ली की तबाही इतनी शदीद थी कि शहर को दोबारा संभलने में तकरीबन 1 सदी का अरसा लग गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में हज़ारों पाकिस्तानी फौजी हथियार डालकर जंगी कैदी बन गए थे, लेकिन शायद ये बात कम ही लोग जानते हैं कि कुछ फौजियों ने जंगी कैदी बनने के बजाय फरार की पुरखतर राह अपनाने को तरजीह दी। ये फौजी कौन थे और क्या वो मशरकी पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब रहे? जानिए आज के BBC रीड्स में। 1970 के आम इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की जमात अवामी लीग को पाकिस्तान की अक्सरियत ने वोट दिया।
اقتدار نہ ملنے پر مشرقی پاکستان میں عوامی احتجاج شروع ہوا جسے فوجی امیر جنرل یحییٰ خان نے بزور طاقت کچلنے کی کوشش کی۔ احتجاج مسلح شورش میں بدلا، حالات اتنے بگڑے کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ چھڑ گئی۔ ڈھاکے میں پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ایسے میں چند پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک شکست خوردہ فوج کے ان سپاہیوں کو کن مشکلات کا سامنا تھا اور انہوں نے ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا؟ 16 دسمبر 1971 کی نسبت سے آج کا بی بی سیریز اسلام آباد سے ہماری ساتھی منزہ انوار کی تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ یہ 15 دسمبر 1971 کی رات تھی۔ پاکستانی فوج کی جانب سے انڈیا کے سامنے باضابطہ طور پر ہتھیار ڈالنے کی تیاریاں جاری تھیں اور ڈھاکے میں تعینات پاکستانی آرمی کی 4th ایوییشن اسکواڈرن کو حکم ملا تھا کہ اپنے ہیلی کاپٹر اور اسلحہ تباہ کر دیں، مگر چند پاکستانی پائلٹ قید نہیں فرار چاہتے تھے۔ منصوبہ بظاہر سادہ تھا، ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کے بجائے انہیں اڑا کر برما یعنی میانمار لے جایا جائے، لیکن یہ فیصلہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ فضا پر انڈین ایئر فورس کا غلبہ تھا۔ ڈھاکہ انڈین فوج اور مکتی باہنی کے سخت گہرے میں تھا اور نکلنے کا ہر راستہ بند دکھائی دیتا تھا۔ یہ مشرقی پاکستان سے آخری پرواز تھی کیونکہ اگلے ہی دن بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ یہ لوگ کیسے فرار ہوئے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آج سے 54 برس قبل اس تاریخ اور فیصلہ کن رات میں جانا ہوگا جہاں اس آپریشن کی کہانی خود اس میں شریک افسران کی زبانی سامنے آتی ہے۔ اس وقت 4th ایوییشن اسکواڈرن کی کمان لیفٹیننٹ کرنل سید لیاقت بخاری کر رہے تھے اور ڈھاکے میں تعینات اس اسکواڈرن کے پاس 5 MI-8 اور 4 ایلویٹ 3 ہیلی کاپٹر تھے۔ 3 دسمبر 1971 کی شام مغربی پاکستان سے انڈین ہوائی اڈوں پر پاکستانی ایئر فورس کے فضائی حملوں کے فوراً بعد اسی رات انڈین طیاروں نے ڈھاکہ ایئر فیلڈ پر حملہ کر دیا۔ یہ مکمل جنگ کا آغاز تھا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان اس وقت میجر کے عہدے پر فائز تھے اور MI-8 کے پائلٹ تھے۔ وہ 10 اپریل 1971 کو ڈھاکہ پہنچے تھے۔ جنرل قلی خان نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے BBC کو بتایا کہ 26 مارچ کو بغاوت شروع ہونے کے بعد کئی جگہوں پر مکتی باہنی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ڈھاکہ میں ایک ہی ایئرپورٹ تھا۔ علی قلی خان کے مطابق 3 دسمبر کی رات جب حملہ ہوا تو پہلے دن ہی ڈھاکہ پر تقریباً 130 ریڈز آئے۔ انڈین طیاروں نے بمباری سے مین رن وے تباہ کر دیا، جس کے بعد پاکستان کی فضائیہ کے جہاز وہاں سے اڑان نہیں بھر سکتے تھے۔ تاہم 4th ایوییشن اسکواڈرن کے ہیلی بورن آپریشن جاری رہے، مگر ڈھاکہ کی فضاؤں پر انڈیا کا راج تھا۔ پائلٹوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لینڈنگ کرنے پر وہ اپنی فوج کو دیکھیں گے یا ان کا سامنا دشمن سے ہوگا۔ علی قلی خان کے مطابق جب 15 دسمبر کی شام ہمارے کمانڈنگ آفیسر ایسٹرن کمانڈ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ جنرل نیازی نے 16 دسمبر کو ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا چیف آف سٹاف ایسٹرن کمانڈ بریگیڈیئر باقر صدیقی نے ہتھیار ڈالنے کی ہدایت دیتے ہوئے تمام بھاری ساز و سامان بشمول گنز، ٹینکس اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمارے CO نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرنے اور جہاز تباہ کرنے کے بجائے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ جو افسران فرار چاہتے تھے ان کا موقف تھا کہ جنیوا کنونشن کے تحت ہتھیار ڈالنے کے بعد فرار ہر فوجی کا حق ہے، اس لیے ہیلی کاپٹروں کو تباہ یا دشمن کے حوالے کرنے کے بجائے پاکستان لے جا کر دوبارہ استعمال کیا جانا چاہیے، خاص طور پر جب مغربی پاکستان میں جنگ ابھی جاری تھی۔ علی قلی خان کے مطابق اس وقت نکلنے کے 2 راستے تھے۔ ایک تھا برما یعنی میانمار میں آکیاب کا علاقہ، یہ چٹاگانگ کے جنوب میں واقع تھا اور پاکستانی پائلٹ اڑ کر وہاں جا سکتے تھے، اور دوسرا راستہ نیپال تھا، لیکن آکیاب جانا زیادہ بہتر تھا۔ علی قلی خان کے مطابق یہی فیصلہ ہوا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنے ہیلی اڑا کر برما لے جائیں گے۔ اضافی فیول ٹینک کے ساتھ MI-8 تقریباً 24 مسافر لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ ایلویٹ 3 پر ہتھیاروں کے ساتھ 3 سے 4 مسافر جا سکتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس اسکواڈرن کے تمام ہیلی ڈھاکہ چھاؤنی میں بکھرے پڑے تھے، کوئی کسی درخت کے نیچے چھپایا گیا تھا، کوئی ہیلی کسی سڑک پر کھڑا تھا اور کوئی گولف کورس میں۔ علی قلی خان کے مطابق انہیں اپنے ہیلی تیار کرنے کا حکم ملا۔ انہوں نے رات کے 2 بجے اندھیرے میں آکیاب جانے کا منصوبہ بنایا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید لیاقت بخاری نے ہسٹری آف پاکستان آرمی ایوییشن کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا
کہ بریفنگ کے دوران پائلٹس کو ہدایت دی گئی تھی کہ 16 دسمبر 1971 کی صبح 3 بجے سے 3:35 کے درمیان پرواز کریں۔ ہر ہیلی کاپٹر 5 منٹ کے وقفے پر اڑے گا۔ MI-8 بیورز کے بعد اڑیں گے اور ایلویٹس اضافی فیول لے کر سست رفتار پرواز کریں گے۔ پہلی پرواز CO لیاقت بخاری کی تھی، مگر پرواز سے قبل وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ فرار کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور 200 سے 300 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی ہیلی پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ بالآخر اس ہیلی نے 40 مسافروں کے ساتھ ٹیک آف کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل عاطف علوی کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ انہوں نے میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اعظم اور میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ کو بتایا کہ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ آدھی رات کے وقت میرے والد جلدی میں آئے اور والدہ کو سامان باندھنے کو کہا۔ میں نے اپنا کرکٹ بیٹ پکڑا۔ پھر ہم جیپ میں ایک اسکول پہنچے جہاں ایک بڑا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا اور لوگ چیخ رہے تھے۔ کوئی جگہ نہیں تھی۔ والد ہمیں وہاں سے دوسری جگہ لے گئے اور وہاں ہمیں ہیلی کاپٹر پر جگہ ملی، مگر ہمارے والد پیچھے رہ گئے۔ ان ہیلی کاپٹروں میں سے سیٹیں نکال کر تمام سامان باہر پھینک دیا گیا اور خواتین کو سوار کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔ علی قلی خان بتاتے ہیں کہ انہیں جس ہیلی کو اڑانا تھا اس کے روٹر میں تھوڑی خرابی تھی، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پر مسافر نہیں جائیں گے۔ علی قلی خان اور ان کے ساتھی پائلٹ جب رات کو روانگی کے مقام پر پہنچے تو ان کا نمبر دوسرا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 5 منٹ بعد ہم اڑنے ہی والے تھے تو وہاں کچھ خواتین آئیں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ اڑ گیا تو ہم آپ کو بھی لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس ہیلی میں چند خواتین اور ایک نوجوان لڑکا سوار ہو سکا۔ فضا پر دشمن کا غلبہ تھا، تاہم پاکستانی پائلٹوں نے یکے بعد دیگرے اڑان بھری اور شمال کی طرف چٹاگانگ کے ساحل کے ساتھ ساتھ نیچی پرواز کرتے ہوئے آکیاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران سخت وائرلیس خاموشی اختیار کی گئی، اندرونی یا بیرونی روشنی بالکل استعمال نہیں کی گئی۔ MI-8 کی کم سے کم پرواز کا وقت 2 گھنٹے 30 منٹ تھا، اس لیے 3 گھنٹے کا ایندھن ضروری تھا۔ سب سے آخری ہیلی MI-8 میجر منظور کمال باجوہ اڑا رہے تھے، جو کسی ہنگامی لینڈنگ کی صورت میں دیگر ہیلی کاپٹرز کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو کور فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے ہسٹری آف پاکستان آرمی ایوییشن کو بتایا کہ اس رات آسمان مکمل بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، جو پائلٹس کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر بہت بھاری تھا، جگہ بھی کم تھی اور رات کافی سرد تھی۔ رات 3:35 پر جب وہ آخری ہیلی کاپٹر کے طور پر اڑے تو انہوں نے چند لمحوں کے لیے لینڈنگ لائٹس جلائیں تاکہ درختوں کے اوپر سے محفوظ طریقے سے اڑ سکیں۔ آکیاب پہنچنے تک صبح ہو چکی تھی، جسے فوجی اصطلاح میں فرسٹ لائٹ کہتے ہیں۔ سورج نکل چکا تھا، تاہم آکیاب کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے ریڈیو خاموشی اختیار کی تاکہ لینڈنگ کی اجازت سے انکار نہ ہو جائے۔ علی قلی خان بتاتے ہیں کہ جب ہم نے آکیاب کی ایئر فیلڈ دیکھ لی تو ہم سمندر کی طرف مڑ گئے اور تمام فوجی سامان بشمول ذاتی ہتھیار، کیمرے، شناختی دستاویزات، لاگ بکس اور پاسپورٹ سمندر میں پھینک دیے، پھر واپس آئے اور لینڈ کیا۔ اس سے قبل وہ اپنے ہیلی کاپٹروں سے پاکستانی فوج کا نشان مٹا چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے دوسرے نمبر پر ٹیک آف کیا تھا، لیکن ان کا جہاز آکیاب پہنچنے والا پہلا تھا۔ جب ہم نے وہاں لینڈ کیا اور میں جہاز سے نکلا تو ایک برمی فوجی دوڑتا آیا اور مجھ سے اردو میں پوچھا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم فوجی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم فیلڈ پروٹیکشن کے لوگ ہیں۔ پھر اس نے کہا مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں بھی مسلمان ہوں اور میرا نام مصطفیٰ کمال ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کو آج بھی مصطفیٰ کمال یاد ہے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے ہیلی بھی آکیاب پہنچنے لگے۔ ان میں زیادہ تر خواتین، بچوں، سپاہیوں سمیت پائلٹس اور میکینکس سوار تھے۔ 7 جہازوں میں تقریباً 170 لوگ جمع ہوئے۔ ایک ایلویٹ 3 جسے وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے اگلے دن صبح کے 11 بجے پہنچا۔ آکیاب پہنچتے ہی انہیں برما آئل کمپنی کی عمارت میں رکھا گیا۔ وہاں کوئی پابندی نہیں تھی مگر پہرا تھا۔ آکیاب میں پاکستانی کونسلر بنگالی تھے اور وہ بھی بنگلہ دیشی بن چکے تھے۔ ان افراد نے ان کے گھر کچھ دیر قیام کیا۔ اگلے دن ایک جہاز آیا اور خواتین اور بچوں کو رنگون لے گیا۔ وہاں سے PIA کے جہاز انہیں پاکستان لے آیا۔ علی قلی اور ان کے ساتھ موجود پائلٹوں اور دیگر فوجیوں نے چند دن قیام کیا۔ بعد میں ہر ایک پائلٹ کے ساتھ ایک بندوق بردار فوجی ہمراہ ہوا اور انہیں میکٹیلا ایئر بیس لے جایا گیا، جہاں سے ایک جہاز انہیں رنگون لے گیا۔ وہ تقریباً 3 ہفتے وہاں رہے۔
وہ برما کے لوگوں کے اچھے سلوک کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں بہت سے مسلمان تھے جن کے ساتھ وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے اور اچھا وقت گزرا۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ PIA کا ایک جہاز انہیں رنگون سے مغربی پاکستان لے جائے گا۔ یوں تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ وطن واپس پہنچے۔ وہ اپنے سارے ہیلی کاپٹر میکٹیلا ایئر بیس پر چھوڑ آئے تھے۔ پاکستان پہنچنے کے 2 یا 3 ہفتے بعد انہیں حکم ملا کہ واپس جا کر اپنے جہاز لے آئیں۔ واپس جانے والوں میں علی قلی خان شامل نہیں تھے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ روانگی سے قبل پائلٹس کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ہیلی کاپٹروں کو رنگون سے جہاز کے ذریعے روانہ کیا جائے گا۔ لیکن جب وہ رنگون پہنچے تو صورتحال بدل چکی تھی۔ فوجی اتاشی نے بتایا کہ برمی حکومت پہلے ہی خاصی مخالفت کا سامنا کر چکی ہے اور وہ ہیلی کاپٹروں کو برما سے بھیجنے کی اجازت دے کر معاملے کو مزید متنازع نہیں بنانا چاہتی۔ پائلٹس کو ہدایت دی گئی کہ وہ منڈالے جائیں اور ہیلی کاپٹروں کو چین کے شہر کنمنگ تک اڑانے کی تیاری کریں اور اس کے بعد شنگھائی سے آگے بھیجنے سے متعلق ہدایات کا انتظار کریں۔ شناخت مٹانے کی غرض سے ہیلی کاپٹروں پر پہلے ہی سفید رنگ کیا جا چکا تھا۔ 16 جنوری 1972 کی صبح منڈالے میں فضائی جانچ کے بعد 3 MI-8 ہیلی کاپٹر چین کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ برمی فضائیہ کا ایک چھوٹا فوجی طیارہ وہاں اترا اور پاکستانی فوجی اتاشی نے اطلاع دی کہ اب ہیلی کاپٹروں کو بینکاک لے جایا جائے گا۔ اسی روز ہیلی کاپٹروں کو رنگون کے قریب برمی فضائیہ کے اڈے ہمبائی لے جایا گیا، جہاں ایک رات قیام کے بعد وہ مولمین پہنچے اور پھر بینکاک روانہ ہوئے۔ 23 جنوری 1972 کو MI-8 ہیلی کاپٹروں کے پرزے، روٹر وغیرہ نکال کر کشتیوں پر رکھے گئے اور اسی روز بحری جہاز کے ذریعے کراچی روانہ کر دیے گئے۔ مشرقی پاکستان میں 4th آرمی ایویشن اسکواڈرن پاکستانی فوج کا وہ واحد اسکواڈرن تھا جس نے سرنڈر نہیں کیا۔ علی قلی خان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کی بے عزتی سے بچ گئے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔